दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। अब 24 मई तक रहेंगी पाबंदियां। कोरोना के बाद अब चक्रवाती तूफान तौकते का कहर। गोवा में चक्रवाती तूफान ने मचाई भारी तबाही। कर्नाटक में 4 की मौत, शाह की बैठक। आम लोगों पर महंगाई की मार। आज एक बार फिर से तेल के दामों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 24, डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा। और पश्चिम बंगाल में सख्त लॉकडाउन। टैक्सी, बस, मेट्रो पर रोक, जरूरी सेवाओं पर छूट। 30 मई तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। एक तरफ जहां कर्नाटक में साइक्लोन के बीच तेज बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और राज्य में कुल 73 गांव चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए। वहीं चक्रवात गोवा के तटीय क्षेत्रों से भी टकरा गया है। पणजी में इसका असर देखा गया है। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की खबर भी है। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए हैं। सड़क किनारे खड़ी कार डैमेज हो गई है। तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। और इस बीच चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल रहे। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन के कार्यकाल ने कहा कि तूफान तौकते को लेकर राज्य में 71 राहत केंद्र खोले गए हैं। कैंपों में 543 परिवारों के 2094 लोगों ने शरण ली हुई है। एनडीआरएफ ने तूफान तौकते से निपटने के लिए टीमों की संख्या शनिवार को 93 से बढ़ाकर 100 कर दी है। इनमें से 42 टीमों को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में तैनात कर दिया गया है और 26 को स्टैंड बाय में रखा गया है। इसके अलावा 32 टीमों को बैकअप में रखा गया, जिन्हें जरूरत के आधार पर एयरलिफ्ट कर मोर्चे पर लगाया जाएगा। आईएमडी ने कहा कि अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तौकते में तब्दील हो गया। इसके 18 मई के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले अब कम हो रहे हैं और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल अस्पतालों का दौरा कर हालातों का जायजा ले रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। मुझे कुछ एक आध शिकायतें मिली थी कल परसों में कि जो हम वीडियो के जरिए बात कराते हैं लोगों की, कि अगर कोई पेशेंट है वो अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है, इस वक्त हम समझ सकते हैं कि जो पेशेंट हैं अगर उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलती है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक तरफ रिलेटिव्स उसके जो हैं वो बड़े टेंशन में होते हैं कि हमारे पेशेंट का क्या चल रहा है, पेशेंट भी अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है। तो ये सर्विस हमने शुरू की थी जिसमें कुछ बाधाएं आ गई थी, तो उसकी मुझे एक आध शिकायत मिली थी, अब वो ठीक कर ली गई हैं। अभी मैंने खुद कुछ पेशेंट्स के साथ बात की है और जो भी अड़चनें थी वो सारी अड़चनें पूरी कर ली गई है। तो स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी। तो वो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा हुआ है, हमने दोनों कंपनियों को भी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें वो दीजिए, वैक्सीन दीजिए, लेकिन
अभी वैक्सीन के आने का कोई इंडिकेशन नहीं है। सर, ब्लैक फंगस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि कोविड के लिए मास्क जरूरी है, तो ब्लैक फंगस के लिए सबको चश्मा जरूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए जो भी एहतियात बरतने की जरूरत है, दिल्ली सरकार वो सारी एहतियात बरतेगी। जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम कदम उठाएं। वहीं हिमाचल के लिए 17 एम्बुलेंस को रवाना करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे लाखों कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता लास्ट माइल तक सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने जिन एम्बुलेंस को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया है, उनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क और अन्य चीजें शामिल हैं। इसमें 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 4 लाख मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना इलाज से जुड़ी अन्य चीजें हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर ने इन एम्बुलेंस को तैयार करने और रवाना करने में काफी सहयोग किया। ये एम्बुलेंस जिले के अलग अलग हिस्सों में चलेंगी और अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। पिछले साल भी कोविड-19 पैंडेमिक के समय 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन देने का काम किया, राहत सामग्री देने का काम किया, दवाइयां देने का काम किया, अस्पताल पहुंचाने का काम भी किया और इस आपदा के समय भी मदद देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अब ये दूसरी लहर जब आई तो उस समय भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा ही संगठन का नारा देते हुए, संकल्प देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि सेवा में जुट जाइए। आज उसी कड़ी में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और इसके साथ साथ जो डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियंस वहां पर काम करेंगे और इसमें लगभग 4 लाख मास्क वहां पर दिए जा रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा ग्लव्स और फेस शील्ड्स, इसके अलावा पीपी किट्स, ऑक्सीजन मास्क, एनआरएम, ऑक्सीजन रेगुलेटर जिसकी बड़ी कमी देखी जाती थी ऑक्सीजन मास्क की, वो भी दिया जा रहा है और नेजल कैनुला, ये भी हज़ारों की तादाद में इसमें भेजे जा रहे हैं ताकि वहाँ पर मरीजों को और डॉक्टर्स को इसकी मदद मिल सके। मैं आभारी हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज ये बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लिए देने की शुरुआत की है। आज लाखों कार्यकर्ता हमारे दिन रात, फिर चाहे बेड दिलाने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन दिलाने की व्यवस्था हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं हों, उसमें अपना पूरा योगदान हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के साथ मिल करके कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी हम फैसिलिटीज़ टेस्टिंग के दृष्टि से दे सकते हैं उसको भी देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है जहां लाखों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हमारे वहां से मंत्री, नौजवान युवा मंत्री अनुराग ठाकुर जी अभी से नहीं, कोरोना संक्रमण के पहले से वहां पर स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभ पहुंचे इसके लिए कार्य कर रहे थे और वहां पर उन्होंने मोबाइल डिस्पेंसरीज का उपयोग किया था और उसको आगे बढ़ाया था। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ जो सरपंच और
यानी पूर्व सरपंच और अन्य यहाँ के जो निवासी उपस्थित हैं, मैं इन सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ऐसा पूर्व वक्ताओं ने सब बताया है। कोरोना के संबंध में तो बहुत जानकारियां दे दी गई हैं, पूर्व में भी दी जाती रही हैं, आज भी जानकारियां दी गई हैं। इसमें विस्तार में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही बताना चाहूंगा कि जब इसकी पहली लहर आई थी मार्च 2020 में, वो पहले हमारे लिए बहुत नया विषय था, नया अनुभव था। ऐसी महामारी कभी देखी नहीं थी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज गति नहीं थी जितनी अब देखने को मिली है। उसका जो पीक था वो भी 6 महीने बाद अक्टूबर 2020 में हमको देखने को मिला, जब दैनिक कोविड पॉजिटिव आने वालों की संख्या मैक्सिमम 31 हो गई थी। लेकिन उसके मुकाबले अब ये जो दूसरी लहर है, मार्च में शुरू होकर के और मई, आज अभी 14, 15, 16 मई में हम है, हमने इसका पीक देखा है 1.5 महीने में ही। लगभग 2 महीने में वो 3100 मैक्सिमम था और अभी मैक्सिमम 16,000 केसेस एक दिन में भी आए, अर्थात उससे 5 गुना ज्यादा इसका एक प्रकार से ग्रेविटी इसकी थी। इस लहर के बारे में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि पिछला अनुभव थोड़ा था, व्यवस्थाओं में हमने चाहे अस्पतालों की बात थी, बेड्स की बात थी, डॉक्टर्स की या पैरामेडिक स्टाफ, इन सब ने भी अपनी पूरी ताकत से मोर्चा संभाला। सारे कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइनर्स, इन सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाला। हमें अगर इसमें सबसे बड़ी कठिनाई आई तो वो आई थी ऑक्सीजन सप्लाई की। अभी ऑक्सीजन सप्लाई, इसका कोटा निर्धारित हुआ, शुरू में 152 मीट्रिक टन और अब बढ़ते बढ़ते 282 मीट्रिक टन हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं अगर ये चीज ज्यादा आगे बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट ही आएगा। तब इसमें से एक विचार हमारे प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हमारे रेलवे मंत्री, इन लोगों ने हमको एक विचार दिया कि जहां जहां गैस के ऑक्सीजन का उत्पादन है, हम वहां अस्पताल बनाए तो इस संकट में से उबर सकते हैं। तब ये विचार आया महीना भर पहले, और मुझे ध्यान है कि 26 अप्रैल को मैं आया था और हमने पानीपत में और हिसार में, क्योंकि दोनों जगह गैस बनती है, दोनों जगह पर 500 बेड के अस्पताल बनाने का ये निर्णय किया था। मैं बधाई देता हूं हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ग्राम विकास मंत्रालय, डीआरडीओ, हमारे आईओसी। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। पहली लहर और दूसरी लहर में किस तरह से वो कोरोना से निजात पाने के लिए लोगों की सहायता कर रहे हैं, तमाम चीजें उन्होंने बताई। तो अब खबरों की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। निधन के बाद उनके शव को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। सातव के निधन की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में समर्थक अस्पताल के बाहर जमा हो गए। कुछ दिनों पहले वो कोविड से उबर गए थे और बाद में एक नया वायरल संक्रमण हो गया था और उनकी हालत गंभीर थी। सातव की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस के तमाम नेता उनके निधन पर शोक भी व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मुझे अपने दोस्त राजीव सातव के खोने का बेहद दुख है। वो विशाल क्षमता वाले नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के आदर्शों को असली रूप दिया है। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना और प्यार। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निजी अस्पताल में निधन हो गया। आपको जानकारी दे दें कि सातव की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सुनील जाखड़ ने भी शोक व्यक्त किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे अपने दोस्त राजीव के खोने का बेहद दुख है। एएनपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों में आगे बढ़ेंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। लल्लू ने कहा कि योगी सरकार सो रही है, गांव में कोरोना फैलता जा रहा है और वो सिर्फ दौरे कर रहे हैं। वहीं कोरोना आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पश्चिम का दौरा, पूर्वांचल का दौरा, अस्पतालों का दौरा, समीक्षा बैठक, ये काहे का हो रहा है? किया क्या उन्होंने? जब कोविड महामारी अपने प्रकाष्ठा पर थी उस समय तो न बेड का इंतजाम कर पाए, न ऑक्सीजन का इंतजाम कर पाए, न वेंटिलेटर का इंतजाम कर पाए। लोगों को किस हाल में छोड़ा है उत्तर प्रदेश में। ढेरों सारे पत्रकार मर गए, ढेरों सारे कर्मचारी मर गए। गांव गांव में आम आदमी तड़प तड़प के मर रहा है इलाज के अभाव में। जो L2 बनाया है, जो BRD PG कॉलेज, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, अन्य जगहों पर मेडिकल कॉलेज है, उन लोगों से तो पूछें जिनके परिवार के लोगों ने अपनों को खोया है, जो अस्पताल में जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति और हालात है। हॉस्पिटल में जाने के बाद ना उनका कोई देख रेख, ना उनको कोई पानी, ना उनको कोई दवाई, ना उनको कोई व्यवस्था की संख्या में गंगा यमुना में दिखाई दे रही है तैरती हुई। दफन किया जा रहा है लाशों को अपने अपने जमीनों में, अपने अपने खेतों में। ये क्रूर स्थिति उनको दिखाई नहीं दे रही। मुख्यमंत्री संसार कर दिया है आपने उत्तर प्रदेश को। किस मुंह से जा रहे हैं, क्या समीक्षा करेंगे? केवल फोटो खिंचवाने, केवल टीवी पर आने के लिए, हेडिंग मैनेजमेंट करने के लिए? कहीं कंट्रास्ट टेस्टिंग हो रही है? किसी अस्पताल में ग्लव्स है, किसी अस्पताल में सैनिटाइजर है, किसी अस्पताल में आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है CSC PSC में? कुछ नहीं है। यह महामारी जिस रूप में फैली हुई है, गांव में, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के एक अहिरौली दान गांव को बता रहा हूं, 8 दिन में 32 लोग मर चुके हैं। तेजी के साथ जिस तरह संक्रमण फैल रहा है, क्या कहीं सैनिटाइज की व्यवस्था, कहीं आपके जांच की व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं? जो जांचें लखनऊ में पहले 30,000 हो रही थी, उसको घटाकर आपने 14,000 कर दिया जांच। जिलों में CSC पर, PSC पर मात्र 50-60 जांचें हो पा रही हैं। आखिर किसके आंकड़ों को छुपा रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग? तक कर दिया, आंकड़े घटते चले जा रहे हैं। ऐसा झूठ, ऐसा धोखा इतिहास माफ नहीं करेगा आपके इस प्रबंधन को, आपकी इस व्यवस्था को। लोग देख रहे हैं, आने वाले दिनों में जरूर आपसे हिसाब लेंगे। और जिस तरह आपदा में अवसर तलाश कर सारे चीजों का दाम बढ़ाती जा रही है, लोगों के कमर टूटती जा रही है।
महंगाई चरम सीमा पर 180 रुपया किलो सरसों का तेल, दाल 100 रुपए के आसपास, सब्जियों में आग लगी हुई है, आम आदमी के घर में भोजन का निवाला नहीं है, रोजगार बंद, छोटे छोटे खुमचा ठेला व्यवसायी पूरी तरह परेशान, तबाह। कहां ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को? डीजल और पेट्रोल के दाम आकाश छू रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का आज सुबह निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कुछ समय से ये अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चौहान ने भी दुख जताया है। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राजीव सातव जी का आज सवेरे ही देहांत हो गया और ये हमें खबर आज सवेरे मिली है। उनके जाने से बहुत, ये तो जो मालूमात मिली इससे निश्चित ही बहुत ही हम सबको धक्का पहुंचा है। इसे समझ के बहुत दुख हुआ है और ये हमारा साथी जितनी कड़ी मेहनत करके जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जिसने अपनी एक मोहर बनाई, एक काम करके अपनी कर्तृत्व से एक अपना अलग सी छवि बनाई, ऐसा ये नेता आज महाराष्ट्र के लिए बहुत ही एक अच्छा नेतृत्व था और उनकी अचानक जाने से बहुत बड़ी हानि हुई है, क्षति पहुंची है पार्टी को और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार को। उनकी कड़ी मेहनत थी। पिछले कई दिनों से वो कोरोना से लड़ रहे थे, कोरोना के बाद रिकवर भी हो गए, पर इस कोरोना के पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस में उनकी ये मृत्यु हो गई है। तो ये बड़ी दुखद घटना है। अगर ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ हो गया है, पर वास्तव ये है कि आज सवेरे उनका निधन हुआ है। उनके परिवार के दुख में हम ईशामिल हैं और उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के लोगों को ये दुख भरा समय जो है वो बिताने के लिए शक्ति दे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का रविवार को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल सूत्रों ने यह जानकारी दी। कुछ दिनों पहले ही वो कोविड-19 से उभरे थे और वो महज 46 साल के थे। उनके निधन पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विश्वजीत कदम ने शोक प्रकट किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से महाराष्ट्र के और हमारे देश के राज्यसभा के खासदार आदरणीय सांसद राजीव जी सातव जी की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई थी 21 तारीख को। 23 तारीख को पुणे के जहांगीर हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुए थे। 23 तारीख से लगातार उन पे कोविड का इलाज करने के लिए डॉक्टर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे। पिछले हफ्ते उनका कोविड का रिपोर्ट ही नेगेटिव आया है, लेकिन पिछले हफ्तों से उनका जो लंग हेवीली इन्फेक्टेड हुआ था उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण थोड़ा सा निमोनिया भी हो गया और आज सुबह 5 बजे के सुमारास मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका देहांत हुआ है। आदरणीय राजीव जी सातव महाराष्ट्र के विधायक रहे, देश के सांसद रहे और यूथ कांग्रेस के माजी अध्यक्ष रहे। बहुत अच्छा काम उन्होंने महाराष्ट्र और देश में किया था। काफ़ी कम उम्र में उन्होंने लोगों का दिल जीतने का काम यहाँ पे किया था। राजीव जी सातव जी और मेरे भाईचारे के संबंध बड़े भाई के रूप से हम उनका आदर और सम्मान करते थे।
और हिंगोली के लोगों के दिल के मन पे भी उनकी एक बड़ी छाप पड़ी थी। आज ऐसी कम उम्र में उनका जाना ये महाराष्ट्र के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी नुकसान हुआ है। वहीं सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि सरकार लगातार कोरोना को जो आंकड़े हैं उसे छुपाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी अगर दौरा कर रहे हैं तो उन्हें गंगा घाट पर जाना चाहिए, जहां उन्हें मौत के आंकड़ों का पता लग जाएगा। सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने कहा, सिस्टम लगातार आंकड़ों को छुपाने का काम कर रहा है। गांव-गांव कोरोना फैल गया है और सरकार की नाकामी की वजह से फैला है, सरकार की लापरवाही की वजह से फैला है, चुनाव जो पंचायत चुनाव हैं उनकी वजह से फैला है। और आज अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए हैं तो आखिर कहाँ गए हैं? हम तो चाहते हैं कि एक बार वो गंगा के घाटों पर चले जाएं, शमशान घाटों पर चले जाएं, तो जो उनके अधिकारी और सरकार मिल करके मौत के आंकड़े छिपा रही है वो उन्हें पता लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने कार्यकाल में कोई हॉस्पिटल तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया नहीं है कि उसका वो दौरा कर लें कि हमने काम किया है तो उसमें क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। केवल दौरा हवाई दौरा साबित होगा। लोगों को क्या राहत मिल रही है मुख्यमंत्री के दौरे से, ये एक बड़ा सवाल है। दौरे के बाद सरकार की तरफ से एक झूठा आंकड़ा आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है। में लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और एक तरफ कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और उसी के पीछे पीछे तेजी के साथ डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, आपदा में अवसर खोजने की बात। लोग तो आपदा में अवसर नहीं खोज पाए, लेकिन मोदी सरकार ने आपदा में अवसर खोजा है कि जब एक तरफ पूरा देश कोरोना से परेशान है, वहीं जनता को परेशान करने के लिए डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार मोदी सरकार बढ़ा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। राजधानी दिल्ली में रविवार को 1 लीटर पेट्रोल पर 24 पैसे और डीजल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 92.58 रुपए और डीजल की कीमत 83.22 रुपए पहुंच गई है। मई के 16 दिनों में ये 9वीं बार है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इतना तेल का रेट बढ़ता है, बेरोजगार वाला कैसे गाड़ी चलाएगा?
कैसे काम धंधा करे? बढ़ते जा रहा रोजगारी आदमी का है नहीं। आदमी के लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आपकी जेब पर कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ता। जेब में पैसे नहीं है, पेट्रोल कैसे भरेंगे, कैसे काम चलेंगे? काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन वैसे ही पड़ा हुआ है, जेब बजट है नहीं, आदमी क्या करे इसमें? कहाँ से जॉब करे, कैसे काम करे, ये बताइए। ये सरकार को सोचना चाहिए ना, या तो इसमें टैक्स में कुछ छूट दे ताकि पेट्रोल के दाम भी कम हो। ऐसे में कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं ही, 1 महीने से घर बैठे हुए, 1 महीने से लॉकडाउन है, घर बैठे, आज का पता नहीं अभी। खर्चा भी नहीं है, नौकरी भी छूट रही है, पैसे भी नहीं है, फिर भी मजबूरी है लोगों की, क्या करें? काम तो अपना कर चलाना ही पड़ेगा, पर सरकार जो कर रही है फिर भी क्या कर सकते हैं? आम आदमी की ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार हो गई है। लगातार पेट्रोल डीजल दाम और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है, जहां पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में 24 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि हरियाणा में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ाने की घोषणा कर दी है। यह लॉकडाउन अब 24 मई सुबह के 6 बजे तक लागू रहेगा। हरियाणा में कोरोना के मद्देनजर पहले लॉकडाउन को 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया था, जिसकी अवधि कल सुबह तक खत्म होने वाली थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से सलाह करते हुए यह निर्णय किया है और इस बात का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जनता की मांग पर इस बात का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पहले की तरह सभी पाबंदियां लागू रहेंगी, जरूरी सेवाओं को छूट मिलती रहेगी और प्रदेश में बिना किसी जरूरी काम के घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑटो और टैक्सी वालों को 5,000 रुपए की मदद के लिए दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह तय किया गया कि सभी पीएसवी बैच और परमिट वाले ड्राइवर्स को ये मदद दी जाएगी। पिछले साल भी 1.56 लाख ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को लॉकडाउन के दौरान इस मदद को देने के लिए सरकार ने 78 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं कई ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि अभी पैसे नहीं आए हैं। पिछली बार कुछ ही लोगों को ये पैसे मिल पाए थे। तो नहीं मिले पैसे, कल के अखबार में पढ़ा था मैंने कि मंजूरी हो गई है, मिल जाएंगे, बाकी अभी तक पैसे नहीं है। सवारी रोड पे है ही नहीं, बस चलते हैं, अगर एक आधा कोई हाथ दे देता है तो सवारी भी पैसे आधे दे रही है, ना के बराबर ले जाना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें? तो कैसे घर का बस घर का खर्चा चल रहा है बड़ी मुश्किल से। अब आते हैं काम पे, शाम को 100-200 लेके जो भी मिलता है ले जाते हैं, बच्चों में अपना खर्चा कर देते हैं। और जो ये टीके लग रहे हैं कोरोना के, इसके लिए आपने कई बातचीत कहीं पे लगवाई? नहीं, अभी तो बातचीत नहीं करी है। हमारी गली में भी बोल रहे थे, कह रहे अभी चलेगा टीकाकरण अभियान जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसमें बता देंगे तो हम जाएंगे फिर लगवाने के लिए। अभी कहाँ है पैसे, तो बोल दिए सर ने, अब आएंगे पैसे तो मिलेंगे हम लोगों को जरूरी। अगली बार दिए थे कुछ लोगों को, कुछ ही लोगों को मिले थे मैडम, पिछली बार पूरे बंदे को मिले नहीं थे। पूरे बंदों को नहीं मिले थे जी। कितने मिले? वो 5,000 रुपये के लिए बोले थे जी, किसी बंदे को आए थे, किसी को नहीं आए थे सर। अब तो सारे बंदे को वहाँ अथॉरिटीज इनको ले लेने चाहिए, मंत्री जी को कम से कम कितने बंदे हमारे यहाँ बैच लाइसेंस वाले, उनको सारे बंदे को मिलना चाहिए सर। सारी गाड़ियाँ खड़ी है मैडम, एक पैसे काम नहीं है। कैसे गुजारा, क्या किसी तरह टाइम काट रहे मैडम यहाँ पे, और क्या बताएं आपसे। सवारी कितनी मिल जाती है? सवारी तो बहुत मुश्किल है जी, 100-200 हो गया नहीं, दिन भर ऐसे खड़े हैं। सवारी स्टेशन में आती नहीं, ट्रेन में। अभी तो नहीं मिला मैडम, कैसे गुजारा चला रहा हूँ बच्चे के साथ में। अभी कस्टमर भी कोई आ नहीं रहा, न जा रहा, न सवारी मिल रहा। कितनी सवारी मिल जाती है? दिन भर में वही 3-4 मिलता, इससे ज्यादा तो मिलता नहीं। और इसमें जो टीका लगवाने की बात की, वो आपने लगवाया या फिर अभी कहीं बात के लिए? अभी तो नहीं लगाया मैडम।
वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कोविड-19 पर दिए गए बयानों और राहुल गांधी के लगातार किए जा रहे ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। ये बहुत सही है। पॉजिटिविटी, उन्होंने कहा है कि जनता में पॉजिटिविटी रहना चाहिए। भारत ने कई मुश्किलों को पार करी है और पहली वेव में हम लोगों ने पहले अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद जो हमारी कॉम्प्लेसेंसी आ गई और हम जिस तरह से लापरवाह हो गए, उसके कारण आज हम ये त्रासदी देख रहे हैं जो, और तीसरी वेव भी हमारे सामने है। तो अब जो दूसरी वेव के समय हमने जो गलती नहीं की है उसके प्रति उन्होंने आगाह किया है। केरल में कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आए। सीएम पिनराई विजयन ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाने वाले इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस के कुछ उदाहरण यहां भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के सैंपल लिए हैं और टेस्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 मरीजों के एक आंख की दृष्टि भी गायब हो गई है, जिससे उन्हें दिखाई देना भी बंद हो गया है। सूबे में तेजी से फैल रहे इस रोग से राज्य स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार ब्लैक फंगस से मृत लोगों की सूची बनाई है, जिसमें यह आंकड़ा सामने आया। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ी गई जंग की समीक्षा कर उसे और अधिक आक्रामक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह नोएडा पहुंचे और उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया। सीएम सुबह 10:30 पर अपने विशेष विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए नोएडा के बोटेनिकल गार्डन पहुंचे। यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में लगे वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देखा। यहां से निकलने के बाद सीएम ने सेक्टर 16A फिल्म सिटी स्थित एनआरसीसी में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कई जिलों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं और इसी क्रम में आज वे नोएडा पहुंचे। आइए सुनाते आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। इसलिए उनसे कहा गया कि आप लोग राजस्व गांवों को केंद्रित करते हुए स्क्रीनिंग की कार्रवाई करें, संदिग्ध और हर लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करके उनको सूची बनाइए। सूची बनाने के बाद उनको एक एक मेडिकल किट उपलब्ध कराइए और ये सूची उसी दिन आप ICCC में जनपद के अंदर पहुंचवाइए, जिससे जिले के अंदर ICCC के साथ उसका सत्यापन किया जा सके। ICCC उसका सत्यापन कर ही रहा है, लेकिन मैंने इधर ये भी कहा है कि आप उस ICCC को मिलने वाली उस सूची की एक प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करवाइए। वे भी इस बात का सत्यापन कर लें कि मेडिकल किट उन लोगों तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये सूची RRT रैपिड रिस्पांस टीम एक हमारी है, जो वहां जाकर के जितने लक्षण युक्त और संदिग्ध मामले उन सबका एंटीजन टेस्ट करें। ये व्यापक पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ है और इस अभियान के तहत हम लोगों ने 15 मई तक 10 लाख मेडिकल किट ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक उपलब्ध कराए हैं। हर संदिग्ध और लक्षण युक्त व्यक्ति को या उनसे जुड़े हुए किसी ऐसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जुड़े हुए व्यक्ति को हमने कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के अंदर इसीलिए 24 तक। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में लाखों छात्रों को बिना मुख्य और सेमेस्टर परीक्षा के ही पास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने यह फैसला कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया है। छात्रों को प्रमोट किए जाने का मानक तय करने के लिए शासन ने 3 कुलपतियों की एक कमेटी भी गठित की है। कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अब्दुल समद की ओर से आदेश जारी किया गया।
जिसके अनुसार कमेटी में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह शामिल हैं। कमेटी एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों के सामने सबसे बड़ी समस्या वार्षिक परीक्षाओं को लेकर है। इस प्रणाली में छात्रों के मूल्यांकन का कोई अन्य विकल्प नहीं है। सेमेस्टर प्रणाली में पूर्व में हो चुकी 1 या 2 सेमेस्टर की परीक्षाओं में परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन वार्षिक परीक्षा प्रणाली में छात्रों का मूल्यांकन सिर्फ एक ही बार होता है। कोरोना महामारी के बीच एक तरफ जहां हमारे देश के डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए मरीजों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं डॉक्टरों पर लगातार हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज के मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय से सामने आया, जहां पर इलाज के लिए एक महिला को जब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, तब नाराज परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अस्पताल में हंगामा किया और इसी के साथ डॉक्टरों को भी दौड़ा कर पीटने का आरोप है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में भी जमकर तोड़फोड़ की है। इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि बुजुर्ग महिला के इलाज में डॉक्टरों ने देरी की है, जिससे उनकी मौत हो गई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि महिला पहले ही मृत अवस्था में अस्पताल में लाई गई थी। कुछ नहीं, डेड बॉडी आई थी, उसको जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर करना था। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब तुरंत 2 मिनट के अंदर हाजिर हो गए और इसके बाद जो है उन्होंने जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो आप वो लोग मारे थे? हाँ, इसके बाद जो है वो हंगामा इकट्ठा स्टार्ट कर दिया। तोड़फोड़ भी की है उन्होंने? तोड़फोड़ भी करी, मोबाइल हमारा जो है छूटा। पूरे जगन्नाथ धाम में आज से 21 दिवसीय चंदन यात्रा शुरू हो गई है। आज से 21 दिन तक नरेंद्र सरोवर में श्री विग्रह नौका विहार करेंगे। इसके लिए पूरी जगन्नाथ मंदिर एवं नरेंद्र सरोवर के पास धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही आज से रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पूरी जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस साल भी बिना भक्तों के ही संपन्न की जाएगी। 21 दिवसीय चंदन यात्रा को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पुरी के एसपी कुंवर विशाल सिंह ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को 5 भाग में विभक्त किया जा चुका है। कोविड प्रबंधन का अनुपालन करने के लिए 6 एनफोर्समेंट टीम भी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब ऐसे में सरकार लगातार दावा कर रही है कि गांव में लोगों की जांच की जा रही है और वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो अभी भी सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कानपुर के घाटमपुर गांव में सोशल वर्कर्स ने लोगों की हालात को देखकर गांवों में लोगों की मदद करने का फैसला लिया है। गांव में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिससे आसपास के गांव में भी लोगों में डर का माहौल है। इस दौरान सोशल वर्कर्स ने लोगों की जांच की और उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करने की भी कोशिश की है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन अभी भी दावा कर रहा है कि गांव में कोरोना नहीं है। लगातार टेस्टिंग हो रही है, लेकिन कोई संक्रमित नहीं मिल पा रहा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।